बोरिंग कॉस्ट हम पढ़ रहे थे, तो बोरिंग कॉस्ट में मुद्दा आता है व्हाई इट इज कैपिटलाइज्ड। तो मुझे फटाफट से बताओ बोरिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करते क्यों हैं? बोरिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करते क्यों हैं? बिकॉज इट इज डायरेक्टली attributable expense on construction for asset to get ready for intended use। हिंदी में भी तो बताया था, अगर आपको याद हो हिंदी में भी बताया था, क्योंकि यदि मान लीजिए हम ये एसेट ना बनाते तो ये ब्याज लगता ही नहीं, तो ये ब्याज उसके लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, इसलिए कैपिटलाइज होता है। हम 12 महीने से कम वाले के ऊपर ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम मानते हैं वो इमटेरियल है, इसलिए हम 12 महीने वालों को ही लेकर चलते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया कभी? आपने इतने सारे, अब तो लगभग आपने 80% क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्या इंस्टीट्यूट ये पूछता है? इंस्टीट्यूट कॉन्सेप्ट्स के लॉजिक नहीं पूछता है कि ये बना कैसे है, वो सिर्फ पूछता है हाउ इट इज कैलकुलेटेड, कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जहां पर बारी आती है हाउ इट इज कैलकुलेटेड, तो हमने आपको बताया कि देयर इज वन कॉन्सेप्ट जो हमको अप्लाई करना पड़ता है। वो क्या है? फाइंड आउट एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड बाय, फटाफट से बताओ, फाइनेंस्ड बाय क्या? लोन। मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं? पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन कौन सा होता है? कमेंसमेंट डेट क्या होती है? कब से हम कैपिटलाइजेशन कमेंस करते हैं? जब हमारे पास बोरोइंग कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड। बोरिंग कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड यानी आपके सर पे कर्जा होना चाहिए। एक सवाल अभी किया था हमने, कंपनी क्वालिफाइंग एसेट बना रही है पर वो शेयर कैपिटल से फाइनेंस्ड है। वो जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे, क्या हम ब्याज कुछ कैपिटलाइज कर सकते हैं? द आंसर इज नो। बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी देयर। नंबर 2, दूसरा पॉइंट कौन सा था इसके अंदर? हमने अपने पास उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है, हमने उसका भूमि पूजन करवा लिया है। अब भूमि पूजन के बाद क्या खर्चा भी होना चाहिए? फटाफट से बताओ। या भूमि पूजन का ही कर लिया तो हो गया काम? तो खर्चा भी होना चाहिए ऑन कंस्ट्रक्शन। हमको अपने पास क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा भी करना चाहिए। हम सीज कब कर देते हैं? हम सीज कब कर देते हैं? सीज करने के लिए हम देखते हैं व्हेन एसेट इज रेडी। कैसे भाई रेडी? होली और पार्शली। क्या इसमें एक दो सवाल आपने देखे जहां उसने रेडी फॉर यूज का झमेला डाला हुआ था कि भाई एक जगह उसने बोला हमको कैलिब्रेशन की आवश्यकता है, तो रेडी फॉर यूज नहीं है ना, क्योंकि बिना कैलिब्रेशन के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। या पार्शली यूज पर देखा कि एक एंटरटेनमेंट पार्क है, 3/4 हमने उसमें से यूज कर रखा है, मतलब यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए रेडी फॉर यूज हो गया। तो इनमें हम बेसिकली क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि ये एसेट हमारे पास इन दैट केस सीज हो जाएगा। मुझे फटाफट से बताओ रेडी का मतलब क्या हो गया? जब उसकी सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटीज फॉर कंप्लीशन हैव बीन डन। लेकिन इसमें कौन सी एक्टिविटी नहीं आती है? तो इसमें रूटीन की जो एक्टिविटीज है, रूटीन का एडमिन वर्क, जिसमें कौन से एग्जाम्पल चलते हैं? जैसे मार्केटिंग, जैसे डेकोरेशन, ये वाले कामों को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। एक और भी कारण से सीज हो जाता है, जिसका आपने एक भी सवाल नहीं देखा पर हमारे थ्योरी नोट्स में आपने पढ़ा था। एक और भी कारण से हम सीज कर देते हैं कंस्ट्रक्शन, ब्याज की कैपिटलाइजेशन। वो कौन सा है? लोन हैव बीन रीपेड। क्या इंस्टीट्यूट ने यह कभी बात कही है?
भाई आपने अगर मान लो लोन ही रीपे कर दिया तो क्या ब्याज कैपिटलाइज होगा? नहीं होगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, बट ये कभी इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं। आपका दिमाग पूरा खुला होना चाहिए कि हां ये भी एक कारण होता है। मुझे बताओ, हम बीच में कई बार सस्पेंड भी कर देते हैं कैपिटलाइजेशन को। सस्पेंड का मतलब क्या होता है, फटाफट से बताओ। सस्पेंड और सीज में क्या अंतर है? सीज परमानेंट है। हा। क्या सीज परमानेंट है? सीज परमानेंट है। सस्पेंड क्या होता है? टेम्परेरी। क्या बोलते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा अखबार में कि इस थाना अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। तुम बड़े खुश होते हो ना, तुम्हें लगता है हाँ इस थाना अधिकारी को सस्पेंड करना ही चाहिए था। तुम्हें लगता है इसे परमानेंट नौकरी से निकाल दिया। ऐसा नहीं होता। सस्पेंड कौन सा होता है? टेम्परेरी होता है। वो कुछ दिनों के लिए नौकरी से बर्खास्त होता है, फिर दोबारा ज्वाइन कर लेता है। और मजे की बात तो यह है कि जब ज्वाइन करता है तो तनख्वाह उस पीरियड की भी लेता है जिस पीरियड में सस्पेंड हुआ था। ओ माय गॉड! यानी सस्पेंड होने पे उसकी मौज है, घर बैठ के आराम से मोबाइल पे गेमें खेलेगा, कोई दिक्कत, तनख्वाह मिलनी है उसको। अच्छा, मैं कहां पहुंच गया? तो सस्पेंड जो होता है कैपिटलाइजेशन की, ये कब होती है? जब हमारे पास वर्क जो है, डेवलपमेंट इज नॉट टेकिंग प्लेस। कारण क्या है? ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। एबनॉर्मल कौन से कारण होते हैं? जिनका हमें पता नहीं था। जिनका हमको पता था वो हमारे पास नहीं आएंगे। मैं एक रूटीन बता रखा बेटा, बार बार रूटीन के बारे में नहीं बताएंगे। रूटीन मतलब डेली, ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे ये कहा कि यदि आपके पास कभी भी कोई इनकम आ जाती है ऑन आइडल फंड, तो क्या वो लेस हो जाती है कैपिटलाइजेशन के अमाउंट में से? फटाफट से बताओ। क्या कैपिटलाइजेशन का जो अमाउंट होता है उससे वो लेस हो जाती है? इतने रुपए हम कम कैपिटलाइज कर देंगे। तो क्या ये हमारे पास इनकम ऑन आइडल फंड पीएनएल में ट्रांसफर होती है? क्या इनकम ऑन आइडल फंड पीएनएल में ट्रांसफर होती है? डू नॉट ट्रांसफर इट टू पीएनएल। क्या एक क्वेश्चन में उसने ये बोला था इसे पीएनएल में ट्रांसफर कर दो? हाँ। अब आती है बारी की कॉन्सेप्ट वाइज, तो ये है, लेकिन हर बार कॉन्सेप्ट बैठता नहीं एग्जाम के अंदर, क्योंकि डेटा जो इंस्टीट्यूट देता है उसमें ये सब चीजें देता नहीं है। तो आमतौर पे मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो रेशियो बेस्ड है, जिसमें वो क्या करता है, वो आपको टोटल इंटरेस्ट बता देता है, जिसको आपने सिंपली क्या करना है, एलोकेट करना है टू वेरियस आइटम्स। क्या हमको वो एलोकेट करना है वेरियस आइटम्स में? हां। जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने पास टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेंडिचर ऑन किसके ऊपर? एसेट्स, डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स और टोटल लोन, विच एवर इज, बताना क्या लेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल लोन, विच एवर इज हायर। क्या आपको हमने क्लास में प्रूव किया था कि मेरे बच्चों इससे काम फटाफट हो जाता है एग्जाम में और इन सारी चीजों से बच जाते हो? पर अगर एक्चुअल कॉन्सेप्ट लगाओ तो क्या ये हायर लोअर का चक्कर पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्या ये जुगाड़ बनाया हुआ है? ये फॉर्मूला एक जुगाड़ बनाया हुआ है? ये एक जुगाड़ बनाया हुआ है कि बेटा इससे भी काम चला लोगे, वही आंसर आएगा। मैथमेटिकली स्पीकिंग बोथ आर सेम। तो हम इसको उसके अंदर वेरियस आइटम्स में एलोकेट करते हैं। जब आप एलोकेट करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा क्वालिफाइंग एसेट्स कौन कौन से होते हैं। वो हमने लास्ट क्लास के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि क्वालिफाइंग एसेट कौन कौन से होते हैं। उनमें से जो क्वालिफाइंग एसेट का होगा हम उसको ट्रांसफर कर देंगे किसमें? एसेट में। बाकियों को कहां भेज देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। हां जी बेटा अनन्या, मैंने आपको यहां तक की बातें बताई थी और उसके बाद मैंने आपको बड़े सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में दे डाले। मेरे पास अभी भी क्या बात बचती है? मेरे पास अभी इसके अंदर कुछ और कॉन्सेप्ट में इश्यूज बचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा एसेट जो होता है वो स्पेसिफिकली फंडेड होता है
एंड जनरली फंडेड होता है। क्या मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया अभी तक? नहीं बताया, अभी बताऊंगा मैं। तो ऐसी केसेस में हम अपने पास इसको कैसे कवर करते हैं, ये मैंने आपको एक डिस्कस करना है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताना है कि अगर मल्टीपल लोन्स हो, क्या मल्टीपल लोन हो सकते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें। अगर मल्टीपल लोन्स हो तो कैसे कैलकुलेट करें। क्या आपको यहां पर हमेशा एक ही लोन मिला था? फटाफट से बताओ। क्या आपको अभी तक हमेशा एक ही लोन मिला था? तो आपके मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि सर मल्टीपल लोन हो तो क्या होगा? हाँ। क्या आपके पास एसेट का खर्चा हमेशा इकट्ठा दिया जाता था? बोलो ना हां। क्या एसेट का खर्चा हमेशा इकट्ठा बताता था, भाई इस पे 30 लाख लग गए? क्या रियलिटी में 30 लाख ऐसे लगते हैं? पटक 30 लाख लग गए? इट्स नॉट लाइक दिस। तो मेरे पास अगर एक्सपेंडिचर किस डेट को हो रहा है, फटाफट से बताओ। एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस डेट्स हो रहा है, तो व्हाट शुड बी दी ट्रीटमेंट। क्या आपको समस्या समझ में आ रही है? तो मैंने कितने मुद्दे डिस्कस करने हैं कि एक डिस्कस करना है मैंने आपके साथ कि लोन फंडेड कहां से है, वो एसेट फंडेड है दो तरह के लोन्स पे, साथ में मल्टीपल लोन, साथ में ये तीन बातें ये डिस्कस करनी है। और एक बात करनी है एक्सचेंज डिफरेंस की, जो कि AS 11 एंड AS 16 का कॉन्सेप्ट है कि हम विदेशों से लोन लेते हैं तो क्या होता है, ये चर्चा करनी है। रेड पेन वाला मेरा बचा हुआ कॉन्सेप्ट है, बाकी हमने सारा कर लिया। क्या जब ब्रेक से लौट कर आओगे तो मैं आपको ये तीन बातें पहले बताऊंगा, फिर इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं इस पर आऊंगा। क्या आप तैयार हैं? हाँ, अमन कह रहा है डिस्क्लोजर भी तो होगा। हाँ बिल्कुल, डिस्क्लोजर भी हमें अपने पास कितना ब्याज अमाउंट कैपिटलाइज कर दिया है ये बताना होता है, कितना P&L में डाल दिया है ये बताना होता है, और इसके अलावा ये आपकी पॉलिसी क्या बोरिंग कॉस्ट की ये बतानी होती है। ओके।